आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब गौतम जी का मन कह रहा था कि ये आवाज उनके किसी अपने की ही है और उन्हें कुछ पुरानी यादें याद आ रही थी जब अद्विका ऐसे ही आवाज बदल कर उनसे बात किया करती थी। गौतम जी अब लोगों से पूछ कर उस जगह जाने की कोशिश कर रहे थे जहां से अद्विक बोल रहा था। वही हॉल में दत्त परिवार की इज्जत का एकदम से कबाड़ा हो चुका था। तभी एक मीडिया मैन ने अयान से आकर के पूछा, अयान सर, आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है तो फिर आपने अपना खुद का ब्रांड क्यों बनाया? आप सिंघानिया कॉर्पोरेशन को भी तो टेक ओवर कर सकते थे। अयान ने उस रिपोर्टर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। जाहिर था वो इंसान एक कोई मामूली रिपोर्टर तो नहीं लग रहा था। उसमें से भी एक अलग ही वाइब आ रही थी जिसे अयान साफ साफ फील कर सकता था। वही वो रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि कबीर था। कबीर ओबरॉय 6 फुट हाइट, कसा हुआ बदन, एक हैंडसम चेहरा और चेहरे पर एक आलसी लुक हमेशा। इस समय कबीर फिलहाल अपनी दोस्त और बॉस के काम को करने के लिए अर्जेंट दिल्ली आया हुआ था। वही इस समय अयान ने भी कबीर से कुछ नहीं बोला क्योंकि इनडायरेक्टली उसे समझ आ रहा था कि कबीर उसकी मदद ही कर रहा था। पर हाँ बेटा अयान, ये आपकी स्वीट हार्ट का दोस्त है। कोष्टक। अयान ने कबीर के क्वेश्चन को सुनकर के पहले तो एक बार कुणाल जी की तरफ देखा और फिर उन्हें देखकर तिरछा मुस्कुरा करके कहा, वो क्या है ना मिस्टर रिपोर्टर की मेरे मिस्टर सिंघानिया। उसने जानबूझकर ही इस वर्ड पर जोर दिया कि जिससे पूरी दुनिया जान सके कि जो मिस्टर सिंघानिया इज्जत का चोला पहनकर हर तरफ घूमते फिरते हैं उनकी इज्जत अपने घर में ही नहीं है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वो जिस कंपनी को संभाल रहे हैं वो ऑलरेडी मेरी तरफ से एक छोड़ी हुई चीज है, वरना वो मेरे दादाजी ने पहले ही मेरे नाम कर दी थी। और अयान सिंघानिया अगर किसी चीज को एक बार छोड़ देता है तो वो फिर वापस कभी भी उसकी तरफ पलट करके नहीं देखता है। ऐसा कहने के बाद फिर वो अपनी कंपनी के बारे में मीडिया को बताने लग गया। उसकी एंगेजमेंट पार्टी को उसने पूरी तरह से दत्त फैमिली और अपने पापा की बेइज्जती करने में बदल दिया था और साथ में उसने अपनी बिजनेस में आने की अनाउंसमेंट भी दुनिया के सामने कर दी थी। तभी अयान अपने हाथ में माइक लेकर बोलता है, आज की सबसे और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अभी बाकी है। उसकी इस बात को सुनकर के अब सब लोग बात करने लग गए कि अब इसी कौन सी बात है जो रह गई है। पर कुछ भी हो, आज मीडिया की खूब कवरेज हुई थी और सबसे ज्यादा फायदा तो अपने हर्ष का हो रहा था। अभी तक उसने जो इंटर्नशिप की थी कंपनी में वहां उसने 4 महीने से कुछ नहीं किया था, पर आज एक ही दिन में वो सारे 4 महीने की वसूली करने वाला था। अयान ने बोलना शुरू किया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस खास अनाउंसमेंट के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा अपने आइडल मिस्टर गौतम कपूर को। मिस्टर कपूर जो अभी तक अपनी बेटी को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने अयान की बात सुनी तो उन्होंने अपने आप को संभाला और उन्हें याद आया कि वो आखिर यहाँ क्यों और किस मकसद से आए थे। वही अब बारी थी शोक होने की एक कोने में छुपी हुई अद्विका की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसके पापा अयान के आइडल हो सकते हैं और अब अयान क्या अनाउंसमेंट करने वाला है। वही गौतम जी के चेहरे पर अभी भी एक राजा जैसा गुरूर था। वो चलकर स्टेज पर गए। वहां जाते ही अयान ने पहले अपना सर हल्का सा झुकाकर उन्हें ग्रीट किया। वही वहां खड़े अयान के दोस्त, सभी मीडिया वाले, यहाँ तक अद्विका भी अयान की इस हरकत से हैरान थी, क्योंकि अयान एक ऐसा इंसान था जो किसी के आगे झुकना तो दूर किसी से इज्जत के साथ बात भी नहीं करता था।
हर्ष ने सक्षम के कान में फुसफुसा कर कहा, यार सक्षम, हमें सबसे पहले अयान को एक तांत्रिक के पास ले जाना होगा। वही अब सक्षम हर्ष को घूरने लगा, जैसे पूछ रहा हो अब इस बिना सर पैर की बात का भी लॉजिक बक भी दे। उसके ऐसे रिएक्शन पर पहले तो हर्ष ने अपनी बत्तीसी दिखा दी और फिर कहा, वो मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अयान 4 महीनों से बिल्कुल ऐसे बात करता है जैसे उसके ऊपर किसी ने टोटका वोटका कर दिया है। पक्का, आई शपथ पक्का ऐसा ही है, वरना अपना अयान ऐसा नहीं था। और ये कहकर के वो अपनी आंखों को बड़ी मासूमियत से टिमटिमाने लगा। सक्षम ने हर्ष की बात को सुनकर के उसके सर पर चपत लगा करके कहा, उसका तो पता नहीं कि किसी ने टोटका किया है या नहीं, पर तूने जरूर वोटका चढ़ा लिया है, बेवकूफ कहीं का। वही गौतम जी ने स्टेज पर जाकर अयान को गले लगा लिया। उनके जेस्चर से ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग आपस में पर्सनली एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। वही अब अयान ने माइक लिया, पर वो भी अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहा था क्योंकि उसे अपनी स्वीट हार्ट कहीं नहीं दिख रही थी। पर अभी वो ऐसे यहाँ उसे बुला भी नहीं सकता था क्योंकि वैसे ही कुछ ज्यादा ही अच्छी सोच रखने वाले लोगों को उसकी पसंद पर शक पर था। तभी अयान ने बोलना शुरू किया, वैसे मुझे या लोगों से इन्हें मिलवाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही एक ऐसी पहचान है जिसे भारत तो क्या दुनिया का हर शख्स जानता है, जिन्हें सभी लोग डायमंड किंग के नाम से जानते हैं। वही अद्विका को अपने पापा की ऐसे तारीफ सुनकर इतनी खुशी हो रही थी कि वो मानो आसमान में उड़ रही हो। तभी अयान ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पूरी मीडिया में हलचल मच गई। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अद्विका को अपने पापा की ऐसे तारीफ सुनकर इतनी खुशी हो रही थी कि वो मानो आसमान में उड़ रही हो। तभी अयान ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पूरी मीडिया में हलचल मच गई। अब आगे गौतम जी और अयान दोनों ही स्टेज पर खड़े थे और उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। अयान ने बड़े ही गर्व से कहा, टू दिल्ली पीपल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से क्वीन वर्ल्स और कपूर डायमंड्स अपनी कंपनी को कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये सुनकर के पूरे व्यापार जगत में तहलका मच गया क्योंकि कभी भी डायमंड की दुनिया पर राज करने वाली गौतम जी कभी भी किसी भी कंपनी के साथ कोलैबोरेट नहीं करते थे। वो अपने हर एक डायमंड को बेचने के लिए ऑक्शन करते थे। ये अपने आप में एक नया इतिहास का पन्ना था मीडिया में, और वहां आए सभी व्यापारी के अंदर अब अयान की कंपनी ने उनकी नज़र में एक अलग ही रुतबा कायम कर लिया था। आखिर गौतम जी का हाथ जो किसी भी देश को हिलाने की ताकत रखता था वो आज अयान के सर पर था। वही कुणाल जी और पूरा दत्त परिवार अयान को अपनी नफरत भरी आंखों से जो घूर रहे थे। वही अयान के दोस्त उसके लिए बहुत खुश थे कि उसे जिंदगी में चाहे बड़ों का प्यार मिला हो या न हो, पर बिजनेस की दुनिया में उसे एक सच्चा और नेक इंसान जरूर मिला गया था। वही पीयूष गौतम जी को देख कर के मजाक में कहने लगा, यार ये कपूर साहब कितने पैसे वाले हैं, मैंने तो सोच लिया है मैं ही इनकी इकलौती लड़की को भगा कर ले जाऊंगा और मस्त ऐश से रहूंगा। वही उनके बगल में मानसी जो खड़ी थी, उसने जब पीयूष की बात सुनी तो उसे अचानक ठसका लग गया। सक्षम ने जब मानसी को ऐसे खांसते हुए देखा तो उसने जल्दी से पास के वेटर से पानी लिया और उसे पिलाने लगा। मानसी ने पानी ले लिया, पर अब सक्षम एक बच्चे की तरह उसकी पीठ रब करने लगा, जैसे उसे अभी भी ठसका लग सकता है। सक्षम की इस हरकत से मानसी चिढ़ गई और उसने उसके हाथ को अपने पीठ से झटकते हुए कहा, अरे बस अब ठीक हूँ मैं, अपनी देखो मुझे तो अभी सोचकर ठसका लगा है, तुम लोगों का तो हॉट फेल होना है।
मानसी की अब ये सोचने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जब इन लोगों को पता चलेगा कि ना अद्विक सिर्फ एक लड़की ही नहीं बल्कि इस देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी अद्विका कपूर है तो ये लोग क्या आत्महत्या तो नहीं कर लेंगे ना। कोष्टक नोट गौतम जी ने अद्विका के मरने की न्यूज़ को पब्लिक नहीं किया था, बस उनके जानने वालों को पता था कि उस दिन आग में उनकी बेटी मर चुकी है, वरना दुनिया के लिए तो अभी भी अद्विका कपूर एक पहेली है। वही पीयूष की ये बात सुन करके हर्ष ने जल्दी से कहा, अबे जा, तुझे क्या इतना हैंडसम लड़का नहीं दिख रहा क्या? मिस कपूर तो मेरी ही है। हर्ष ने अपने और मिस अननोन के सपने देखे, जहां वो एक लड़की के साथ रोमांटिक डांस कर रहा था और उसके ऊपर 2000 अरे नहीं 2000 की तो हमारी सरकार ने बेरहमी से हत्या कर दी है। हाँ तो 500 के नोटों की उन पर वर्षा हो रही थी। हर्ष तो अपने सपने में खोया हुआ ही पास खड़े सचिन के साथ ही कपल डांस करने लगा और उसके मन में अपने कुछ लाइन आने लगी, चमकते रुपयों की बारिश हो जाए, अमीर लड़की के संग मस्ती छाए, हंसी की बौछार, पैसों की बरसात, यही है जीने की बेहतरीन बात। ठंडे बंदरों की जब रंग बदल जाए, दौलत की बौछार में सब भीड़ गए छाए, हंसी का माहौल, खुशियों का आगाज, मजे करो दौलती जीवन के नाज। वही तभी तुरंत सचिन ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा, तब जाकर हमारे मिस्टर रिपोर्टर का पैसों का महल टूट। वही अब सारे लोग गौतम जी और अयान से उनके कोलैबोरेशन के बारे में पूछ रहे थे। अब गौतम जी ने सभी लोगों को ग्रीट करके अपनी उसी रोबदार आवाज में कहा, हमारी कंपनी की ब्रांच ऑलरेडी है, पर अब हम जल्दी मुंबई के हेड ऑफिस को दिल्ली शिफ्ट करने जा रहे हैं और अब हम ज़्यादातर अपना काम दिल्ली से ही संभालेंगे और अब क्वीनवेल्स और कपूर डायमंड्स का मेन ऑफिस एक ही होगा। और फिर उन्होंने कुछ शेयर और लीगल इन्फॉर्मेशन शेयर की। वही इन सब से दूर अद्विका एक कोने में छुप करके जब से वो जो बात कर रही थी, अब वो अपनी जगह पर धम से बैठ गई थी। अब उसके पापा दिल्ली में उसके आसपास ही रहने वाले थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या अपने पापा का वादा याद करके गम मनाए। वो कैसे अपने आप को कब तक रोकेगी जब उसके पापा उसके साथ रहने वाले अयान के साथ दिन के 8 घंटे साथ रहेंगे। अपने पापा के बारे में सोच करके और अपनी कंडीशन को याद करके उसे रोना आ रहा था। वो वही बैठ करके फुट करके रोने लग गई। पर इन सब में अद्विका को ये याद नहीं रहा था कि उसने अपने हाथ में लगे हुए मिनी माइक को बंद ही नहीं किया था। और यहाँ हॉल में एकदम चहल पहल के बीच में उसी इनवाइजिबल जगह से अब एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। जहाँ पहले एक लड़के की कड़क और घमंड भरी आवाज थी, तो अब ये आवाज एक कमजोर और बहुत दुख भरी लड़की की आवाज लग रही थी। पर किसी को नहीं पता था कि इस आवाज को सुनकर उस स्टेज पर खड़े वो 2 दिग्गज लोग जो अभी तक लाइमलाइट में था, उनकी तो दिल की धड़कन सी रुक गई थी। गौतम जी, जिन्हें शुरू से लग रहा था कि यह उनकी बेटी है, अभी उसकी रोने की आवाज सुन करके उनका दिल धक्का सा रह गया था। ऑडियो बाय अनारुल 1997। गौतम जी को अद्विका के रोने की आवाज सुनकर ही उन्हें घबराहट होने लगी थी। वही अयान भी अद्विका की आवाज को बहुत अच्छे से पहचान गया था, पर उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अद्विका के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो रो रही थी। उसने आज तक अद्विका को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। वो दोनों मेन पीपल जो अभी लैंडलाइन में खड़े थे, अब वो दोनों ही अपनी जान को ढूंढने की कोशिश करने के लिए भाग गए। मीडिया में भी इस बात का हड़कंप मच गया था कि आखिर ये लड़की कौन है जिसने बिजनेस की दुनिया के इन 2 दिग्गजों को अपनी इतनी जरूरी कॉन्फ्रेंस को भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अयान जल्दी से अपनी मंडली के पास आया जो
खुद इधर उधर देख रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन रो रही है। अयान ने जल्दी से आकर पीयूष से पूछा, पीयूष अद्विका कहाँ है? वही गौतम जी जो आगे जा रहे थे, उनके कदम अयान के मुंह से अपनी नूर का नाम सुनते ही धक्का से रुक गए। उन्होंने पलट करके देखा, तभी पीयूष ने बड़े ही कैजुअल वे में कहा, अरे ब्रो अद्विका नहीं, अद्विक आप भी पता नहीं कितनी जल्दी में हो, और पता नहीं ये लड़का कहाँ गया है। जब से कॉन्सर्ट खत्म हुआ है तब से गायब हो गया, और पता नहीं ये हिडन माइक को भी छोड़ कर कहाँ चला गया। अब उसकी लापरवाही की वजह से ये पता नहीं कौन मासूम लड़की माइक पर रो रही है। पर पीयूष आगे कुछ और बोल पाता कि उससे पहले हाय अद्विक भक्त गागी ने पीयूष की पीठ पर मुक्का मार करके कहा, भाई इसमें मेरे अद्विक की क्या गलती है जो आप मुंह चला रहे हो, और जरा सोच समझ कर कुछ बोलना नहीं तो उसका एक मुक्का आपके मुंह को टेढ़ा कर देगा। गर्गी ने बड़ी ही शान से कहा। वही अयान अब उन सबकी बकवास से परेशान हो गया था। उसने उन्हें छोड़ा और आगे बढ़ गया। वही अद्विका को ढूंढते हुए उसका ध्यान गया कि अभी उसे मिस्टर गौतम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी उसे अपने दिमाग में ये बात खटकी कि जैसे ही अद्विका के रोने की आवाज़ उसे सुनाई दी थी, उसके साथ गौतम जी भी थे जो उसके साथ भागे थे। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गौतम जी क्यों अद्विका के रोने की वजह से ऐसे भागे। वही गौतम जी ने जैसे ही पीयूष और अयान की बातों को सुना तो उन्हें ये कन्फर्म हो गया था कि जो लड़का स्टेज पर उस समय पियानो बजा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी नूर ही थी। वो आगे बढ़ ही रहे थे तभी उनकी नज़र एक पिलर से टिककर बैठे एक लड़के पर गई, जो अभी घुटनों के बल मुंह को छुपा करके रो रहा था। गौतम जी समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी अद्विका कपूर ही है जो यहाँ पर एक लड़का बन करके रह रही है। अपनी बेटी को इतने समय के बाद देख करके ना चाहते हुए भी गौतम जी की आंखों में से आंसू बह निकले। अब उनसे और अपने आप को नहीं रोका गया और वो अद्विका से मिलने के लिए आगे बढ़ गए। पर वो आगे जा पाते कि तभी किसी ने उन्हें आवाज देकर रोक दिया। अंकल! गौतम जी उस आवाज को सुनकर के हैरान रह गए और वो उस तरफ देखने लगे जहां मानसी उनके पास दौड़ करके आ रही थी। मानसी चाहे गौतम जी की सेक्रेटरी की बेटी थी पर उन्होंने उसे हमेशा अपनी बच्ची की तरह ही देखा था। मानसी ने रोते हुए गौतम जी से कहा, नहीं अंकल, यहाँ नहीं, आप इस समय अपनी नूर से नहीं मिल सकते। और इतना कहकर उसने गौतम जी को जल्दी से अपने साथ एक कोने में खींच लिया। गौतम जी अब और ज्यादा हैरान परेशान हो गए। उनकी बच्ची सामने रो रही थी और वो उसे जाकर गले भी नहीं लगा पा रहे थे। इससे ज्यादा एक पिता के लिए और क्या बेबसी हो सकती थी। वो ये जानते थे कि अगर अभी वो अद्विका के पास चले गए तो जो इतने महीनों तक अपनी बेटी से दूर रहने का बलिदान किया था वो सब बेकार चला जाएगा। वो यही खड़े हुए थे कि तभी उन्होंने वह देखा कि अयान दौड़ता हुआ उनकी बेटी की तरफ आया हुआ था। इधर अयान के मन में गौतम जी को लेकर कुछ सवाल तो थे, पर इस समय उसका अद्विका का ढूंढना ज्यादा जरूरी लगा। तभी उसने अद्विका को वहां एक पिलर के पीछे छुप कर रोते हुए देखा। वो भाग करके उसके पास गया। अयान की आंखों में आज अद्विका की ऐसी हालत बहुत गहरी तरह से चुभ रही थी। वो बस आज उस वजह से बस उखाड़ करके फेंक देना चाहता था जिसने अद्विका की आंखों में आंसू लाए थे। अयान जल्दी से नीचे बैठा और उसने सबसे पहले अद्विका के हाथों में जकड़े हुए माइक को बाहर निकाला और उसे ऑफ किया। वही अद्विका इस समय अपनी सिचुएशन के सामने इतना हारा फील कर रही थी कि उसे ये एहसास भी नहीं हुआ था कि कोई उसके पास आया है। अब हॉल में सारी आवाजें बंद हो चुकी थी। वही अयान ने अब माइक तो ऑफ कर दिया था पर अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अद्विका को शांत कैसे करे।
अगर अभी उससे ये कह दिया जाए कि किसी का जाकर चूरमा या भरता बनाना है तो जनाब तुरंत वो कर देते, पर अब अद्विका को ऐसे नॉन स्टॉप रोते देख उसका दिमाग ही क्लीन बोल्ड हो गया था कि वो क्या करे। कहीं उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे अद्विका चुप होने की जगह अगर और होने लग गई तो वो क्या करेगा। अयान ने धीरे से अद्विका का सर उठाया तो उसने देखा अद्विका की आंखें रोते रोते लाल हो गई थी और उसकी चेहरा भी पूरा लाल हो गया था। अयान का दिल ही जानता था कि अद्विका को ऐसे देखकर उसके दिल में ना जाने कितना दर्द हो रहा था। अयान ने धीरे धीरे करके उसके आंसुओं को पूछा, पर आज तो अद्विका के आंसू थे जो रुक ही नहीं रहे थे। तभी अयान ने अद्विका से थोड़ी दूर होकर एकदम सीरियस होकर के कहा, छी अद्विका, तुम्हारी नाक रोते समय कितनी बहती है। मैं इसे आंसू समझ करके पोंछे जा रहा था। ये सुनकर के तो जो चेहरा अद्विका का अब तक रोने से लाल था अब वो गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्ला कर के कहा, अयान सिंघानिया, आई विल किल यू। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अयान ने एकदम माहौल को लाइट करते हुए अद्विका का ध्यान भटकाते हुए कहा, छी अद्विका, तुम्हारी रोते हुए तो आंसुओं से ज्यादा तो नाक बह रही है। और वो उसे देख करके अजीब अजीब से मुंह बनाने लगा। वही अद्विका ने जैसे ही अयान की बात सुनी तो उसके दिमाग में से भी एक पल के लिए सारी बातें निकल गई और वो घूर करके अयान को देखने लगी। और उसने गुस्से से अयान पर चिल्ला करके कहा, अयान सिंघानिया, आई विल किल यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे कहने की। अद्विका ये कहते हुए उसे गुस्से से उसकी छाती पर मुक्के मारने लगी। वही अयान ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ करके कहा, अरे अरे मेरी स्वीट हार्ट को गुस्सा आ रहा है। और इतना कहकर उसने अद्विका को अपनी गोदी में खींच लिया। अयान अब नीचे अद्विका के पास ही बैठ गया था। वही अयान के ऐसे खींचने से अद्विका सीधे अयान के सीने जा टकरा गई थी। अयान के पास आती हुई एक मिंट सी खुशबू उसे एक अलग सा एहसास दे रही थी। तभी अयान ने अद्विका की कमर पर अपने दोनों हाथ रख दिए थे और उसने धीरे से अद्विका के कोरों से उसके आंसुओं को पोंछा। वही अयान के इतने प्यार से छूने की वजह से अद्विका की आंखें अपने आप बंद हो गई थी। वो आंखें बंद किए उस एहसास को महसूस कर रही थी जो उसके दिल को गुदगुदा रहा था। वही अयान ने जब अद्विका को ऐसे आंखें बंद करे हुए देखा तो उसका दिल बेईमान हो गया। और उसे इतनी देर से अद्विका के जो चेरी जैसे लिप्स जो अट्रैक्ट कर रहे थे अयान ने उन्हें जल्दी से किस कर लिया। गौतम जी जो वहां से थोड़ी दूर खड़े होकर जब से अयान और अद्विका को देख रहे थे उनकी आंखें अयान के इस एक्शन से बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया, पर उन्हें क्या उम्मीद थी आज उन्हें यहाँ पर अपनी ही बेटी का रोमांस देखने को मिल जाएगा। वही मानसी भी अपनी दोनों आंखों को बड़ी बड़ी करके अभी भी घूर घूर करके अद्विका और अयान को ही देख रही थी। तो ये देख करके गौतम जी ने जल्दी से मानसी को पकड़ करके आगे की तरफ मोड़ दिया जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें किए बेशर्मों की तरह हमारे कपल को घूर रही थी। वही अद्विका के हाथ धीरे धीरे करके अयान के बालों में जाने लगे थे। आज उसने अयान की सॉफ्ट किस को बिल्कुल भी अपॉज नहीं किया था और इसे महसूस करके अयान अब अद्विका को अब और पैशनेट तरीके से किस करने लग गया। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अयान अद्विका को किस किए हुए जा रहा था। वही अद्विका में भी पता नहीं आज किसकी आत्मा आ गई थी। उसने अयान को ना तो किस करते हुए मना किया और ना ही खुद को रोका। और 3 यास दोनों ही बेखबर थे कि कोई भगवान का नाम ले लेकर अपना गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा था। गौतम जी ने बीच में 2 बार अयान की तरफ देखा कि ये सोचकर कि चलो शायद अब इनका रोमांस खत्म हो गया होगा, पर भाई साहब आज तो ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने के मूड में ही नहीं लग रहे थे।
अब और जब गौतम जी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो यहाँ वहाँ की चीज़ों को पटकने लगे। उन्हें लगा बाहर की आवाज़ से शायद वो एक दूसरे से दूर हो जाए। गौतम जी ने पहले तो अयान को अपनी आंखें छोटी करके उसे जानलेवा नजरों से घूर करके देखा और फिर वो वहां से किसी रूठे हुए बच्चे की तरह चले गए। अयान और अद्विका अभी तक किसी कर रहे थे कि तभी अचानक से उन दोनों पर बहुत सारे फ्लैशेस चमकने लगे। अयान और अद्विका एकदम समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या था। वहां पर एक ही पल में जो सारे रिपोर्टर दूसरी तरफ थे वो सभी अब लगातार अयान और अद्विका की फोटो को खींच रहे थे। वही रिपोर्टर और उनके फोटो खींचने की वजह डी अयान का सबसे पहला रिएक्शन था अद्विका कर मुंह को छिपाना। अयान ने तुरंत ही अद्विका को कसकर अपने सीने में छुपा लिया था। वही अद्विका के लिए तो मानो ये दुनिया रुकी हुई सी महसूस हो रही थी। उस लड़की को अभी ये नहीं सूझ राज था कि उसके सर के ऊपर रिपोर्टर खड़े हैं और अयान और उसके बारे में कितनी बातें बन रही है। उसे तो अब बस अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हो रहा था जो उसके लिए एकदम नई बात थी। बंजा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें X2। तू बंजा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें। तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझमें। तू बंजा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें X2। वही रिपोर्टर जोर जोर से अपना माइक को आगे लड़ते हुए बोल रहे थे। तो मिस्टर अयान, क्या आप एक गे है? क्या आपको इस लड़के से प्यार है? आपको कब पता चला था कि आप एक गे हो? क्या आपको पक्का पता है कि ये लड़का आपको फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है? ऐसे करते हुए रिपोर्टर अयान से ना जाने कितने घटिया सवाल पूछने लगे हुए थे। तुझे शहर घुमाऊं देर तलक, यूं ही दाएं बाएं मुड़ा करूं। तुझे स्कूटर पे बिठा के मैं तेरे साथ हवा में उड़ा करूं X2। मेरी कमर पे तेरा हाथ आए तो बल्ब रगों में जल जाए। मेरी सांस में तेरी सांस चले, मैं दिल की तरह धकूं तुझमें। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें X2। ना, हर संडे में संगम टॉकीज में तुझे फिल्म दिखाऊं नाइट शो। फिल्मों की तरह एक दिन यूं हो, बन जाऊं मैं तेरा हीरो X2। तेरा दिल बहलाऊं डांस करूं, मैं यूं ही तुझे रोमांस करूं। तेरे दिल में रहूं खुशियों की तरह, तू हंसे तो मैं झलकूं तुझमें। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें X2। ऑडियो बाय अनारुल 1997। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।